Hello friends, Namaste, welcome back. We will continue with NPO. बिना समय बर्बाद किए हम आगे बढ़ते हैं. हमने बात की थी सोर्सेस एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स की, कहाँ से पैसा आता है, कहाँ पैसा जाता है. अब हमें समझना है कि इसकी अकाउंटिंग कैसे की जाए. तो अकाउंटिंग में आपको मैंने बताया था कि हमें 3 अकाउंट बनाने हैं. फटाफट लिख लें बिना समय बर्बाद किए. रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट एक बनाना होगा हमको, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट. दूसरा अकाउंट हमें बनाना होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. एक एक करके मैं सारे अकाउंट्स आपको डिटेल में समझाऊंगा. और थर्ड एंड लास्ट इज द बैलेंस शीट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज लिखी जाती हैं. आपकी ऑर्गेनाइजेशन है तो डेफिनेटली आपके पास एसेट लायबिलिटीज होंगी, इन पे बात करेंगे. तो एक एनपीओ को अकाउंटिंग में ये 3 अकाउंट्स खास बनाने होते हैं. रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट जो है वो इसका सबसे प्राइमरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट अकाउंट है. इस अकाउंट में हम जितना भी कैश इनफ्लो आउटफ्लो एक अकाउंटिंग पीरियड में हो रहा है उसे बुक करते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो पैसा कहाँ से आया, कौन से टाइप के सोर्सेज से आया, क्या वो कैपिटल रिसीट है, क्या वो रेवेन्यू रिसीट है, क्या वो कैपिटल पेमेंट है या वो रेवेन्यू पेमेंट है. ओ माय गॉड, आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी टर्मिनोलॉजी सर यूज कर रहे हैं, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल पेमेंट, रेवेन्यू पेमेंट. ओके, तो मैं अकाउंट बनाने से पहले आपको ये बताता हूं कि ये जो रिसीट्स हैं और ये जो पेमेंट्स हैं, कैश इनफ्लो, कैश आउटफ्लो, इनको हम समझने के लिए 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. आमतौर पे किसी भी एनपीओ को मिलने वाला जो फंड है, जो पैसा है, वो 2 टाइप का हो सकता है. एक को बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट और दूसरे को बोलते हैं कैपिटल रिसीट. आपने क्लास 11 में कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर में पढ़ा होगा. रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में भी वो चीज वहां आती है. रेवेन्यू रिसीट्स मतलब वो सोर्सेस जहां से हमें निरंतर पैसा आता है, हर साल पैसा आता है, मतलब साल में एक बार तो कम से कम आएगा. रेवेन्यू रिसीट का मतलब है रेगुलर रिसीट्स. इनको हम कॉमर्स की सिंपल भाषा में अगर कहें तो रेगुलर भी बोल सकते हैं या फिर हम इनको रिकरिंग रिसीट भी बोल सकते हैं. रिकरिंग, रीऑकरिंग, ऐसी रिसीट जो बार बार आएगी. जैसे फॉर एग्जांपल सब्सक्रिप्शन, डोनेशन. डोनेशन भी 2 टाइप के होते हैं. एक होता है जनरल डोनेशन, एक होता है स्पेसिफिक डोनेशन. जनरल डोनेशन मतलब डोनेशन गिवन बाय डोनर विदाउट एनी पर्पस. ऐसे डोनेशन एनपीओ को ढेरों मिलते रहते हैं. 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये लोग दान पेटी में डाल के जाते ही जाते हैं, गुप्त दान दे के जाते हैं बिना कुछ बताए कि उस पैसे का क्या करना. ये वो डोनेशन है जो रेगुलर बेसिस पे आपको मिलता है. ऐसी रिसीट्स को हम रेवेन्यू रिसीट बोलते हैं. और कैपिटल रिसीट्स ऑन द अदर हैंड आर दोज रिसीट्स विच आर नॉट रेगुलर. कभी मिलेंगी, कभी नहीं मिलेंगी. इस साल मिली, उस साल नहीं, फिर 5 साल मिली नहीं और एक छठे साल में फिर मिल गई. तो इनका कोई भरोसा नहीं है, इनके भरोसे आप रह नहीं सकते. ये कैपिटल रिसीट्स है, लेकिन इनका अमाउंट भी बड़ा होता है, राइट. कैपिटल टर्म यहाँ ऐड कर रहे हैं मतलब इसका समवॉट रिलेशन बैलेंस शीट से है, इसका रिश्ता बैलेंस शीट से है. तो ये रेगुलर नहीं होती, ये नॉन रिकरिंग होती है. और इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं? इनके एग्जाम्पल्स में सबसे बढ़िया है बेटा लाइफ मेंबरशिप फीस. हमें जो लाइफ मेंबरशिप फीस हमारे उन मेंबर्स से मिलती हैं जो हमें एक बार लाइफ
जितनी मेंबरशिप की है, 10 साल है तो 10 साल, 20 साल है तो 20 साल, मेंबरशिप की एक डिफाइंड लाइफ में हमें वो एक ही बार फीस देंगे। सब्सक्रिप्शन हर साल मिलेगा, समझ रहे हैं आप? लाइफ मेंबरशिप फीस सिर्फ एक बार मिलेगी, सब्सक्रिप्शन बार बार, लाइफ मेंबरशिप फीस एक बार, नॉन रिकरिंग, रिकरिंग। इससे हमारी लायबिलिटी बढ़ती है क्योंकि सामने वाला हमें एडवांस दे रहा है, राइट? वो हमें एक बार पैसे देगा और हमसे जुड़ा रहेगा एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक। सो दिस विल इंक्रीज अवर लायबिलिटी। या फिर एक और एग्जांपल हो सकता है सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। कोई एसेट आप बेचते हैं, पुराना फर्नीचर, पुराना मशीनरी, राइट, ओल्ड व्हीकल, इक्विपमेंट, सेल ऑफ एनी ओल्ड एसेट। सेल ऑफ ओल्ड एसेट इज ऑल्सो, आई डोंट थिंक इट अ रिकरिंग ट्रांजेक्शन। इसमें बार बार ऐसा आप कर ही नहीं सकते। एक बार मशीन बेची, बस फर्नीचर बेच दिया, मशीन बेच दी, बिल्डिंग बेच दी। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको बेच के हमको पैसे मिलेंगे, बार बार नहीं। देयरफॉर इट्स अ कैपिटल रिसीट, नॉन रिकरिंग रिसीट। कैपिटल रिसीट की खासियत क्या है? या तो ये आपकी लायबिलिटी को इंक्रीज करती हैं या फिर ये आपकी एसेट को डिक्रीज करती है। और ऐसी कोई भी रिसीट जिसका लायबिलिटी और एसेट पे ऐसा प्रभाव नहीं पड़ता, वो रेवेन्यू रिसीट होती है। वो हमारी एक तरह से इनकम होती है, वो हमारी प्रॉफिट होती है, वो हमारा रूटीन गेन है, रूटीन प्रॉफिट है, रूटीन इनकम है। ऐसे हमारे पेमेंट्स को भी हम समझने के लिए दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। Payments can also be classified into two categories. Point number 1, पहला उसका क्लासिफिकेशन होगा रेवेन्यू नेचर पेमेंट्स। ऐसा लिख सकते हैं आप, रेवेन्यू नेचर, कैपिटल नेचर। रेवेन्यू नेचर पेमेंट्स आर दोज पेमेंट्स which we give or pay for acquiring services। जैसे एम्प्लॉय को सैलरी, रेंट बिल्डिंग का, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन चार्जेस, और मे बी डे टू डे रिपेयर्स, मेंटेनेंस, बैंक चार्जेस, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, फ्यूल फॉर व्हीकल। ये सब के सब हमारे डे टू डे रूटीन एक्सपेंसेस। तो ऐसे एक्सपेंसेस जो हर साल होते हैं, जिनका रिकरिंग नेचर है, जो रेगुलर हैं, जिनका एसेट लायबिलिटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जो सर्विसेज से रिलेटेड हैं, वो सब के सब रेवेन्यू नेचर एक्सपेंसेस में आते हैं। 2-4 एग्जाम्पल आप जरूर लिख लें। सैलरी टू एम्प्लॉयज, ऑफिस रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन चार्जेस एक्सेट्रा। ये बेटा हमारे डे टू डे रूटीन एक्सपेंसेस। जबकि कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर जैसे बिल्डिंग परचेज्ड, यानी अब आप बिल्डिंग खरीदने में एक बड़ा अमाउंट पे करोगे, लेकिन आप बिल्डिंग बार बार नहीं खरीदेंगे। बिल्डिंग इज ए ड्यूरेबल एसेट, यू बाय बिल्डिंग वंस एंड यू यूज इट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कार परचेज्ड, लोन रीपेमेंट, अगर आपने कहीं से लोन लिया था उसको आपने पे ऑफ कर दिया। इसमें भी ध्यान रखिएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में, कैपिटल पेमेंट में क्या होगा, या तो आपका एसेट बढ़ेगा या आपकी लायबिलिटी कम होगी। इसमें हमने क्या पढ़ा था कैपिटल रिसीट में, लायबिलिटी बढ़ाएंगे, एसेट कम करेंगे। यहां उल्टा होगा। पर्पस क्या है ये जानने का? रिसीट्स आर ऑफ 2 टाइप्स, पेमेंट्स आर ऑफ 2 टाइप्स। इसका जानने का ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए, इसका जानने का ऑब्जेक्टिव आप तब समझेंगे जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की बात करेंगे। क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम आपको बताएंगे
कि सिर्फ रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, जबकि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में ऐसा कोई भेदभाव नहीं किया जाता। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज दैट अकाउंट इन विच वी विल रिकॉर्ड all types of cash inflows and cash outflows irrespective of their nature, whether capital receipt, revenue receipt, capital payment, revenue payment, irrespective of any time barrier, कोई टाइम का भी उसमें restriction नहीं है। अभी हमें इस साल पैसे मिले, अगले साल के नाम पे किसी ने सब्सक्रिप्शन अभी से दे दिया, या फिर पिछले साल जो सब्सक्रिप्शन नहीं मिला था उसके पैसे इस साल मिले, ऐसा कोई भी हो सकता है। मतलब इस साल यू आर रिसीविंग अमाउंट इन करंट ईयर इन द नेम ऑफ पास्ट फ्यूचर वॉट एवर, सो ऑल रिसीट्स पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ऑल पेमेंट्स पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, all will be recorded in receipts and payment account. So receipt and payment account में ऐसा कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का ऑब्जेक्टिव कोई प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना नहीं है, जो हम मैचिंग प्रिंसिपल या अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग की बात करें। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का ऑब्जेक्टिव है सिर्फ और सिर्फ कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो की लिस्ट बनाना, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, और इसके ऊपर लिख दिया जाता है फॉर द ईयर एंडेड डैश डैश डैश। लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं रिसीट्स, पैसे कहां से आए। राइट हैंड साइड पर लिखते हैं, राइट हैंड साइड पर लिखते हैं पेमेंट्स, पैसे कहां गए, अमाउंट, रिसीट्स अमाउंट, पेमेंट्स अमाउंट। ये अकाउंट स्टार्ट होगा बैलेंस ब्रॉट डाउन से। आपके पास कितना बैलेंस पहले से कैश का या बैंक का रखा हुआ है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन बैंक। फिर आपके पास जहां से भी पैसे आ रहे हैं आप लिखते चले जाइए, मत सोचिए ये कैपिटल रिसीट है या मत सोचिए ये रेवेन्यू रिसीट है। आप तो पैसा आया डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इन नेचर इज रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पैसे आए तो डेबिट में लिखूंगा। मेरे पास पैसे कहां से आएंगे? सब्सक्रिप्शन से आएंगे। मेरे पास पैसे कहां से आएंगे? डोनेशन। अब डोनेशन दो होंगे, एक होगा जनरल डोनेशन, एक होगा स्पेसिफिक डोनेशन। जनरल डोनेशन किसको बोलते हैं? डोनेशन विदाउट एनी पर्पस। स्पेशल डोनेशन किसको बोलते हैं? डोनेशन गिवन बाय डोनर विथ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ डूइंग अ पर्टिकुलर वर्क। कोई ना कोई उसमें वो क्लॉज जोड़ के देता है, लाइक डोनेशन रिसीव्ड फॉर बिल्डिंग टू बी परचेज्ड और कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, डोनेशन फॉर एनी स्कॉलरशिप, एनी व्हीकल, एनी टूर्नामेंट। आपको कुछ ना कुछ बता के देगा, वो बोलेगा ये 5 लाख रुपए मेरी तरफ से रखिए, अपने हॉस्पिटल के लिए एम्बुलेंस का इंतजाम कर लीजिए। अब देखो 5 लाख दिए हैं एम्बुलेंस खरीदने के लिए। अब आप उस 5 लाख से सैलरी मत दे देना नर्सेस और डॉक्टर्स की, आप उस 5 लाख से एम्बुलेंस ही खरीदना। लेकिन अगर कोई आपको देके जाता है कि ये 1 लाख रुपए रखिए, आपकी मर्जी जहां यूज करना, मेरी तरफ से दान, तो वो डोनेशन आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो ऐसा डोनेशन जिसमें डोनर ने कोई शर्त नहीं रखी, जनरल डोनेशन। ऐसा डोनेशन जिसमें डोनर ने कोई शर्त रखी, स्पेसिफिक डोनेशन। पर अगर आप कहेंगे सर ये बातें क्यों कर रहे हो, रिसीट में तो सभी इधर आता ही है, पैसा आया डेबिट करना है। मैं बार बार ये चीज़ें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को ध्यान में रख के कर रहा हूँ। तो अभी चलते हैं
इसको कंटिन्यू करते हैं। और हमें कहाँ से पैसा मिलेगा? लाइफ मेंबरशिप फीस। और कहाँ से मिलेगा पैसा? गवर्नमेंट ग्रांट, हेल्प गिवन बाय गवर्नमेंट। और कहाँ से पैसा मिलेगा? लेगेसी। लेगेसी इज डोनेशन गिवन बाय एनी मेंबर एज पर हिज विल, so you will receive the amount of donation only after the death of member। इसके अलावा आपके पास 50 रास्ते और है पैसा आने के। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, रेंट रिसीव्ड, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये हमारे इनकम के सोर्सेस हो सकते हैं। पैसा आएगा। पैसा जाएगा कहाँ? पैसा आपका जाएगा सैलरी, पैसा आपका जाएगा वेजेस, रिपेयर्स, टेलीफोन चार्जेस, ऐसे जितने भी खर्चे आपके साथ जुड़े हुए हैं उन सब में आपका पेमेंट होगा। आपको कोई नया एसेट भी खरीदना पड़ सकता है, फिक्स्ड एसेट परचेज्ड। कोई एसेट खरीदते हैं आप, मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, कार। कोई लोन आपने लिया है, उस लोन का रीपेमेंट आप करते हैं, वो भी इसमें आ जाएगा। अगर आप कोई लोन पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, वो भी इसमें आ जाएगा। ऐसे तमाम तरह के खर्चे, चाहे वो कैपिटल पेमेंट हो या रेवेन्यू पेमेंट हो। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट किसी में कोई भेदभाव नहीं करता। पैसा आया डेबिट, पैसा गया क्रेडिट, और क्या बचा मेरे भाई उसको लिख दो बैलेंस कैरिड डाउन। कितना कैश बचा है, कितना बैंक में बचा है, टोटल दोनों तरफ इक्वल कर दीजिए और ये आपका अकाउंट तैयार हो गया। ये आपके यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को दे दीजिए कि भाई साहब आपने जो भी मदद की वो ये रही, हमने जो भी खर्चा किया वो ये रहा और ये बैलेंस बचा है। पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ आपके सामने हमने अकाउंट रखा है, प्लीज डोंट माइंड इट। अब ये अकाउंट आमतौर पे हमारे 12th क्लास के सिलेबस में बना हुआ दिया रहता है। हमें इसके थ्रू इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना पड़ता है। ये बनाने को बहुत कम आता है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये नहीं आता बनाने को, लेकिन ज्यादा संभावना ये दिया रहेगा और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने को आएगा। तो जब तक हमें इसके बारे में पता नहीं होगा ये कैसे बनता है, ये क्या होता है, तो हम इसको एज ए रॉ मटेरियल कैसे यूज करेंगे? तो हम क्या करेंगे, इसको रॉ मटेरियल में लेके फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे बात करेंगे, है ना। तो अभी इसके इमीडिएटली बाद वाले एपिसोड में मैं आपको बने बनाए रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनता है ये बताऊंगा, राइट। तो अगर आपको फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा बेटा, और आप अपने सजेशन ज़रूर लिखिए। अगर मुझे इसमें कुछ सुधार करना हो तो मैं आपके सजेशन से सुधार कर पाऊंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।